नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखना मेरे भाई, पीजीसीएल की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो हर स्टूडेंट के दिल को टच कर गई है, हर स्टूडेंट के दिल को छू गई है ना। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने आई हुई है। इसलिए यदि आपको 2024 में एक सरकारी जॉब चाहिए तो पूरे एनर्जी के साथ और पूरे जोश के साथ आप संघर्ष कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। कहा जाता है ना कि संघर्ष ही जीवन है, और इस संघर्ष में जब तक आप हार स्वयं नहीं मानते है ना, किसी का बाप आपको हरा नहीं सकता। इसलिए यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, 2024 में एक सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो पूरे एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको 14 नवंबर 2018 का जो एग्जाम पेपर है उस पेपर का सटीक एनालाइज करा रहा हूं, और उस एनालाइज का ये भाग नंबर 2 है, जिसमें हम आज 26 से लेकर के 50 तक यानी कि 25 क्वेश्चनों का समावेश है इस क्लास में, और 25 क्वेश्चनों में आज हम धमाल मचाने वाले हैं। देखेंगे कि किस प्रकार के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीसीएल में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। इससे पहले वाला क्लास को यदि आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। यहां से देखिए, ये हमारी है पहला वाला क्लास, है ना। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के, है ना, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन टोटल 25 तक, है ना। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 25 तक हमने सॉल्व किया था, और आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज के हमारे क्लास का, ये रहा किट कैट फ्यूज, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किट कैट फ्यूज किससे संबंधित है ना। सिंपल सी बात है, इसके कहने का मतलब है कि ये बनाया किससे जाता है। सुनिएगा, क्या वो पोर्सलिन है ना, फाइबर, पीवीसी या ब्रॉस का बनाई जाती है। तो ये रही आपकी किट कैट फ्यूज। ये क्या है, किट कैट फ्यूज, जो किसकी बनाई जाती है, जो पोर्सेलिन की बनाई जाती है ना। ये क्या है, पोर्सेलिन। अगर ऑप्शन में मेरे भाई पोर्सेलिन ना हो तो फिर क्या हो सकता है, सिरामिक। तो फिर क्या हो सकती है, सिरामिक, है ना। या तो सिरामिक होगी या पोर्सेलिन होगी, या पोर्सेलिन होगी तो सिरामिक नहीं होगी। ये बनाई किसकी जाती है, ये पोर्सेलिन की या सिरामिक की बनाई जाती है। और यहां से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये किसके बनते हैं, तो ये कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये कॉपर के बने होते हैं, है ना। जनरली आप देखते भी आते हैं कि ऐसा फ्यूज आपको कहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में देखने को मिलता है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पीवीसी। और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है ना। आपको पीडीएफ चाहिए ना रिवीजन के लिए, इसका टोटल इस पैनल का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि परिणामित्र जो होता है का प्रयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ना। मुझे मालूम है इसका क्वेश्चन आपको भी मालूम है, लेकिन शिद्दत से सुनना मेरे भाई। फ्रीक्वेंसी, शक्ति गुणांक, शक्ति या वोल्टेज को। तो परिणामित्र जो है ये वोल्टेज को क्या करती है, ये वोल्टेज को घटाती भी है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है। कैसे, अगर आपको वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न्स की संख्या को बढ़ाना होगा। क्या होगा, इसमें गेम किसका होता है, टर्न्स का होता है ना। किसका, टर्न्स का। यानी कि अगर एक टर्न्स, देखिएगा, अगर 1 टर्न्स आपको 10 वोल्ट दे रही है ना, तो 10 टर्न्स आपको कितना देगी, 100 वोल्ट देगी। यानी कि वोल्टेज बढ़ाना है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये रही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो इस प्रकार से वोल्टेज के लेवल को ये बढ़ाता है। ये कौन कौन सा काम कर सकता है, ये स्टेप अप का भी काम कर सकता है, और ये स्टेप डाउन का भी काम कर सकता है ना, स्टेप डाउन का भी काम कर सकता है। अब बताइएगा यहाँ पर, क्या ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है। साइक्लोट्रॉन का काम होता है फ्रीक्वेंसी को चेंज करना।
क्या ये पावर फैक्टर को चेंज करती है? ये पावर फैक्टर को चेंज नहीं करती। पावर फैक्टर लोड पर डिपेंड करता है। किस पर? मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ये किस पर निर्भर करता है? ये लोड पर निर्भर करता है आपका पावर फैक्टर, है ना। तो अभी हमने लोड डाला ही कहां है, ठीक है, शक्ति, यानी कि पावर को भी ये चेंज नहीं करती। पावर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ एक समान रहता है, तो ये वोल्टेज को चेंज करती है। अब यहां से एक शानदार सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक ऐसा कौन सी युक्ति है जिसकी तुलना किया जाता है ट्रांसफार्मर के साथ, है ना। तो शिद्दत से बताइएगा, आंसर उसका क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है ना जो देखिए, एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है, एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है ना, जो क्या करती है, जो पावर गेन को भी बढ़ाती है। किसको? पावर गेन को भी बढ़ाती है, जो करंट गेन को भी बढ़ाती है, और जो वोल्टेज गेन, है ना, जो वोल्टेज गेन, ये पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन तीनों को बढ़ा रही है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ये केवल वोल्टेज को बढ़ा रही है। करंट अपने आप गेम खेल रही है। करंट क्या कर रही है? अपने आप स्टेप अप स्टेप डाउन हो रही है ना। आंसर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, है ना। बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, है ना, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, जो भी मैं आपको एनालाइज दे रहा हूं वो चीजें समझ में आ रही है ना, कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, है ना। और एक बात ध्यान रखना लाइफ में कि जब भी आप अपने फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, यानी कि अपना भविष्य बनाने के लिए जब भी आप काम करें, चाहे वो कोई सा भी काम हो, है ना, आप उसको इतना ईमानदारी से करें ना, इतना कंसंट्रेशन के साथ करें कि जो भी आप चीजें सुन रहे हैं, जो भी आप चीजें देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आप तक पहुंच जाए, है ना। इसलिए नोटबुक ले करके ही क्लास को देखिएगा, है ना, बहुत आनंद आने वाला है। नेक्स्ट है कि लाइन टेस्टर में किस प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ये रही लाइन टेस्टर, देखिएगा, है ना, और इसको हम क्या कहते हैं? लाइन टेस्टर। ये लाइन टेस्टर क्या है? ये इलेक्ट्रीशियन का एक क्या है दोस्तों? ये एक इलेक्ट्रीशियन का दोस्त है। क्या है? जस्ट ये फ्रेंड है। ये क्या है? जस्ट ये क्या है? जस्ट ये फ्रेंड है ना। क्यों कहा जाता है इसको इलेक्ट्रीशियन का दोस्त? क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन के पास और कुछ हो या ना हो ड्यूटी के दरमियान, लेकिन एक लाइन टेस्टर जरूर होगा उसके जेब में, है ना। आपने देखा होगा लाइन टेस्टर में कैप में एक पिन लगा होता है, जिसको हम आसानी से जेब में ऐसे लगा लेते हैं और एनी टाइम लेकर चलते रहते हैं, है ना। कोई इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, लेकिन ये जरूर होता है। ये क्या है? फ्रेंड है किसका? इलेक्ट्रीशियन का। इसके अंदर किस प्रकार का बल्ब प्रयोग किया जाता है? ये होती है आपकी नियोन बल्ब। नियोन बल्ब यहां पर देखिए, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, यही है आपका नियोन लैंप, है ना, नियोन लैंप। अब बताइए इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? तो वो लिखेगा, ये होती है आपकी 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट, है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एसी पर प्रचालित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किस पर प्रचालित होगी? ओनली एसी पर, डीसी पर ये काम नहीं करती है ना। तो आंसर क्या होगा? नियोन बल्ब। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करके पूछे ताकि आप हैरान और परेशान हो जाएं, तो क्या वो परेशान कर सकता है कि भैया इसमें जो प्रतिरोध होता है ना, जो प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका मान कितना होता है? तो वो भी सुनिए मेरे भाई, वो 10 लाख ओम, कितना? 10 लाख ओम से अधिक, से भी अधिक, है ना। 10 लाख ओम से भी क्या होती है? अधिक होती है इसका मान, है ना। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि जब तक इस पॉइंट पे आप क्या नहीं करेंगे? टच नहीं करेंगे, है ना। जब तक आप इस पर टच नहीं करेंगे तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और ये लैंप जो है ये जलेगी नहीं। इसको इस्तेमाल में कैसे लिया जाना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा और चैनल को बिल्कुल दोस्तों दबा के शेयर कीजिएगा। जितने भी पीजीसीएल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इसको पहुंचाइएगा, है ना, और थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है ये विश्लेषण आपको जरूर पसंद आती होगी, है ना। क्योंकि इसको तैयार करने के लिए खुद को ही पहले मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद आपके साथ मेहनत करना पड़ता है ना। बहुत सारा लंबा ये प्रोसेस है ना। इसलिए फिर है क्वेश्चन
एसी परिवेष्टन यानी कि एसी की जो वाइंडिंग है इसमें टोटल 4 ध्रुव वाली मोटर में 24 खांचेदार क्या है स्लॉट होते हैं। पोल पिच का मान आपको क्या करना है बताना है। देखिएगा बहुत ही एक शानदार सा और छोटा सा फॉर्मूला होता है वाइंडिंग में। पोल पिच बराबर क्या होता है स्लॉट बटा पोल। क्या होता है स्लॉट बटा पोल, है ना। स्लॉट कितने हैं टोटल 24 और 4 पोल है ना। कितने हो गए 6। टोटल आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखिए ना आपको ना आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं, है ना। फिर है कि एलटी केबल के रोधन का परीक्षण किस वोल्टेज पर किया जाता है, यानी कि कितने वोल्टेज का रेंज आपको बताना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा एलटी एसटी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे है कि भैया एलटी तो आपने जान लिया, एलवी किसको कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है इसको बताइएगा, है ना। देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, जो आपकी एलवी होती है ये 250 से लेकर के 650 वोल्ट जो एसी सप्लाई होती है ना, वही आपकी एलवी कैटेगरी में आती है। लेकिन जो एलटी होती है मेरे भाई 1.1 किलो वोल्ट, कितना 1.1 किलो वोल्ट, हम इसको 1100 वोल्ट भी कह सकते हैं। कितना 1100 वोल्ट। और जो आपकी एचटी होती है वो 11000 वोल्ट यानी कि 11 केवी वोल्ट, 11000 वोल्ट हो गया। और एसटी यानी कि सुपर टेंशन देखिए ये 22 से लेकर के 33 किलो वोल्ट होता है। सभी लिखेगा ईएचटी का भी लिखे ये 33 से 66 किलो वोल्ट। उसी के साथ में ईएसएचटी है ना, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन जो होती है ये 132 केवी तक है या उससे अधिक है ना। ये किसका बता रहा हूं मैं, ये केबल का बता रहा हूं दोस्तों। ये क्या है केबल की वोल्टेज रेंज, ये क्या है केबल की वोल्टेज रेंज, है ना। अंडरग्राउंड केबल की वोल्टेज रेंज है। एलवी हो तो 250 से 650, एलटी हो तो 1.1 केवी, एचटी हो तो 11 केवी, एसटी हो तो 11 से 33, ईएचटी हो तो 33 से 66, ईएसएचटी हो तो 132 से भी अधिक। इस रेंज को याद रखिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1100 वोल्ट यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए बिल्कुल अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो कमेंट करिएगा। इंडक्शन मोटर से पहला क्वेश्चन आपको आज के इस क्लास में देखने को मिल रहा है, वो भी स्लिप से, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भैया प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप है ना की सीमा पाया जाता है। एक इंडक्शन मोटर है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर है ना, 3 फेज की क्या है इंडक्शन मोटर है। इसमें प्रतिशत स्लिप बताइएगा कितना होता है। सूत्र होता है देखिए सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड गुणे 100, है ना। फिर आप कहेंगे कि सर सूत्र तो बताया नहीं गया है, तो इसको भी ले लीजिए ना। ये क्या है, ये एक खुराक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 से लेकर के 5%, है ना। लेकिन अरिहंत के बुक में 2 से लेकर 5% दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऑप्शन में 1 से आए तो भी ठोकिएगा करेक्ट आंसर, 2 से 5 आए तो भी ठोकिएगा करेक्ट आंसर, है ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों का दोनों आ जाएगा। तो आंसर में क्या है देखिए, आंसर में है आपका 1 से 5% स्लिप। अब स्लिप बताइएगा, एक स्लिप क्या है, एक ऐसा पैरामीटर्स है जिसका मान पॉजिटिव में होना चाहिए, है ना। देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं स्लिप का मान किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव में होना चाहिए और वो भी कम होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्लिप हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए और वो भी कम होना चाहिए। अगर स्लिप देखिए नेगेटिव में चली गई, किसमें, नेगेटिव में चली गई, चाहे वो कम हो या फिर अधिक हो, है ना, या फिर अधिक हो, वो क्या कराती है, मोटर में हीट जनरेट करेगी। वो क्या करेगी, मोटर में हीट जनरेट करेगी, जिससे मोटर की जो एफिशिएंसी होती है, मोटर की जो दक्षता होती है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, डायरेक्ट वो
कम होती जाएगी जितना ज़्यादा स्लिप होगी, है ना। स्लिप एक ऐसा पैरामीटर है जिसका मान कम से कम होना चाहिए, और पॉजिटिव में हो तो मच बेटर है ना, और पॉजिटिव में भी क्या हो, कम हो। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिएगा, जो स्लिप है मोटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अगर जीरो हो गई तो मोटर रुक जाएगी। कैसे? देखिए, एक सूत्र होता है E2 डैश बराबर स्लिप गुणे E2, है ना। ये E2 क्या है? ये है आपका स्टेटर वोल्टेज। ये क्या है? स्टेटर का वोल्टेज, और ये है आपकी रोटर का वोल्टेज, है ना। ये क्या है? रोटर का वोल्टेज। तो अगर हम E2 डैश बराबर स्लिप जीरो हो गई और E2 का मान अगर 1 मान लेते हैं तो E2 डैश बराबर क्या होगी? 0 वोल्ट, है ना। वोल्टेज का जीरो होना मतलब EMF का मान 0 वोल्ट हो जाना, और जैसे ही EMF 0 हो जाएगी तो टॉर्क जो है, ये टॉर्क क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, और टॉर्क शून्य होते ही मेरे भाई मोटर का शाफ्ट क्या होगा? तुरंत स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएगी, है ना। इसलिए स्लिप को जीरो भी नहीं रखना है, स्लिप को जीरो भी नहीं रखना है। कहां पर स्लिप जीरो होती है? जब मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड में चलती है। डिस्ट धारा मोटर स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से? 2 बिंदु स्टार्टर, है ना, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। किसके लिए? डीसी सीरीज मोटर को आप स्टार्ट करते हैं, और 3 बिंदु से शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों को स्टार्ट करते हैं, और 4 बिंदु से भी आप शंट तथा कंपाउंड, है ना, दोनों मोटर को ऑन ऑफ करते हैं। तो ये क्या है? 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये स्टार्टर का नाम है ना। और 3 टोटल स्टार्टर होते हैं, ये केवल और केवल डीसी मोटर को ही ये स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एकल चरण यानी कि सिंगल फेज की जो आपकी एनर्जी मीटर होती है ना, जो घरों में लगी होती है, जब हम बिजली को खपत करते हैं, है ना, यूज करते हैं, तो रीडिंग जो दिखाता है वही आपका एनर्जी मीटर। इसमें जो वर्तमान कुंडल है किस पर लपेटा जाता है? लेमिनेटेड कोर पर, अंग का सेंटर में, या लेमिनेटेड कोर के दोनों अंग घुमाव की समान संख्या के साथ, यानी कि लेमिनेटेड कोर पर एक समान टन्स के साथ हम इसको लपेटते हैं, तो यही आपका आंसर जो है वो सही होगी। कैसे? ये आपके साथ एक तस्वीर में लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए एक लिंब लगा हुआ है ना, ये देखिए, ये क्या है? एक लिंब लगी हुई है, और इसी लिंब में क्या किया गया है? इसी लिंब में यहाँ पर ये कॉइल जो है ये लपेटी गई है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीसी। और जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पर लपेटी गई है करंट कॉइल, जिसको हम क्या कहते हैं? सीसी। यानी कि करंट कॉइल कितना है? 1 है, और पीसी कॉइल की संख्या कितनी है? 2 कॉइल है। कितनी है? 2 कॉइल है ना। लेमिनेटेड कोर के दोनों अंग घुमाव की संख्या लेमिनेटेड कोर के दोनों अंग घुमाव की एक समान संख्या के साथ इसको क्या किया गया है? लपेटी गई है। यही क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि विभव ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यानी कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्या आगे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है या नहीं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी कि आपने सीटी सुना होगा, है ना, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? सीटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये क्या करती है? ये निम्न धारा का मापन, निम्न धारा का ये क्या करती है? मापन करती है। और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? निम्न वोल्टेज को मापना। ये क्या करती है? निम्न वोल्टेज को मापती है। तो देखिए, निम्न धारा को कब मापेगी? जब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का मान कम होगा, और करंट का कम होना मतलब वोल्टेज का ज्यादा होना, जिससे ये स्टेप
अप ट्रांसफार्मर बन गया, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को मेजर करेगी, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है, कम है, और सेकेंडरी वोल्टेज कम है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ये कौन सी होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मेरे भाई क्या है, एक प्रकार है, ये क्या है, एक प्रकार है ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। वहीं पर पेश है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल की भौतिक स्थिति, शिद्दत से सुनना मेरे भाई, भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति, संवाहक और लाइन वोल्टेज का मानों के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी के उत्पाद के लिए उत्तरदायी होता है। सिंपल सी बात है, आपको घुमा फिरा रहा है, आंसर क्या होगा, कोरोना। और कोरोना किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ये अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में कभी नहीं होती है, ये हमेशा कहां पर होगी, आप देखिएगा, लाइव प्रैक्टिकल देखिएगा, आपके घरों के आसपास या फिर कहीं पर भी आप देखेंगे कि एनटीपीसी का टावर लाइन गई हुई है, जिसके माध्यम से हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, उसी मीडियम और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ही कोरोना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये कब होती है, नमी का प्रभाव जब होता है ना, नमी का जब प्रभाव होगा तभी आपका कोरोना प्रभाव होगा, है ना, तभी आपका क्या होगा, कोरोना प्रभाव पैदा होती है, उत्पन्न होती है ना। ये वो वाली कोरोना नहीं है जो अभी 2019 में कोविड आई थी, यानी कोविड-19 वाली कोरोना नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन वाली कोरोना है। यानी कि कोविड से भी पहले एक और कोविड यहाँ पर था, है ना, एक और क्या था, एक और यहाँ पर कोविड था, है ना। और ये प्रभाव केवल और केवल एसी संचरण में ही होता है, किसमें, एसी संचरण लाइन में ही ये होती है, ये डीसी में नहीं होती है, डीसी में ये नहीं होती। स्किन इफेक्ट भी एसी में होती है, निकटता प्रभाव भी एसी में ही होती है। लेकिन फिलहाल करेक्ट जो आंसर है, देखिए ऐसा नहीं, पीजीसीएल में मैंने देखा है, इसका जो पूरा पीडीएफ को जब मैंने देखा तो पीजीसीएल में कई सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, है ना। जिन्होंने 2018 में दिया होगा एग्जाम, उन्होंने ऑब्जेक्शन जरूर लगाया होगा। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि जो छत वाले पंखे होते हैं, जो मेज होते हैं, ये वाले जो पंखे होते हैं ना, इन्हीं में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और स्थायी कैपेसिटर मोटर में देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है इसके प्राइमरी वाइंडिंग में, है ना, सिर्फ क्या लगी होती है, कैपेसिटर लगी होती है। देखिए यहां पर आपकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पर कैपेसिटर लगी होगी, यहां पर है आपकी रनिंग वाइंडिंग, है ना, ये रही रनिंग वाइंडिंग, और यहां पर इस प्रकार से रोटर लगी होगी, है ना। यहां से आप दे दीजिए फेज, यहां से दे दीजिए न्यूट्रल। ये क्या है, रनिंग वाइंडिंग, ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा होगा, परमानेंट कैपेसिटर लगी होगी। इसमें कैपेसिटर डिस्कनेक्ट नहीं होती है ना, कैपेसिटर डिस्कनेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कैपेसिटर डिस्कनेक्ट, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा ही नहीं है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती तो ये क्या करती, जैसे ही रोटर जो है शाफ्ट है 75% स्पीड को अचीव करती, वैसे ही ये क्या करती, उसको डिस्कनेक्ट कर देती। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक कॉफिशिएंट 0 के आसपास होता है ना। इसका मतलब आपसे क्या पूछना ये चाह रहा है कि निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, है ना, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कार्बन की तरफ जाइएगा और करेक्ट आंसर यही आपका होगा, है ना। अगला देखिए, त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटर में द्विपिंजर, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप डबल केज रोटर कहते हैं, है ना, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। इंडक्शन मोटर का 2 क्वेश्चन आपके सामने से होकर गई है, देखिए ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है। हम ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि हर काम के पीछे अपना एक क्या होता है, स्वार्थ होता है ना। हम क्या चाहते हैं कि उच्च प्रतिरोध बलागुण जो है इसका मान क्या हो, उच्च ही हो, यानी कि प्रारंभिक टॉर्क का मान अधिक हो। और प्रारंभिक टॉर्क का मान अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लॉट बनाते हैं, उसी स्लॉट को ना एक टनल बीच में बना देते हैं, सकरा भाग, और ऊपर दूसरी केज रख देते हैं और अंदर दूसरी केज रख देते हैं। ये क्या है, आपका आउटर केज, है ना,
ये क्या है, बाहरी केज है, ये बाहरी केज है, और ये है आपकी आंतरिक केज। ये किसकी बनी होती है, ये देखिए, ये तो बनेगी आपकी ब्रॉस की, किसकी, ब्रॉस यानी कि पीतल की बनती है, और ये बनता है आपका कॉपर का। ये किसका बनेगा, ये कॉपर धातु का बनता है। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि बीच में सकरा स्थान होता है, ये है सकरा स्थान। क्यों सकरा रखा जाता है, क्योंकि देखिए जो स्टेटर का फ्लक्स होगा, है ना, और जो इसका फ्लक्स होगा, ये आपस में क्या ना होने पाए, आपस में मैग्नेटिक लॉकअप, ये आपस में मैग्नेटिक लॉकअप ना होने पाए, मैग्नेटिक रूप से ये लॉक ना होने पाए, है ना, इसीलिए क्या रखा जाता है, बीच में सकरा स्थान पतला रखा जाता है, फिर नीचे कॉपर का एक मटेरियल डालते हैं, है ना, वायर डालते हैं, और बाहरी केज में क्या करते हैं, पीतल का डालते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रारंभिक बलाघूर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप क्वेश्चन के लेवल को भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, है ना। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं एंड में इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्लास तो थोड़ी लंबी जरूर होगी, क्योंकि हम सटीक एनालाइज निकाल रहे हैं इसका, है ना, इसका विश्लेषण दे रहे हैं, तो क्लास लंबी हो रही है, तो आपको इसके बदले में कुछ आउटपुट भी मिल रहा होगा, तो टाइम को मत देखिएगा, है ना, क्योंकि यही एक टाइम है, आपको इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है ना। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का भाग नहीं है, कार्बन ब्रश, शाफ्ट यानी कि शाफ्ट, रोटर, स्टेटर, ये सब कुछ होती है। कार्बन ब्रश जो है ये डीसी मोटर का एक भाग है, ये किसका है, डीसी मशीन का एक भाग है। कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, आपके सामने 4 क्वेश्चन आ गए मोटर के, है ना। प्रेरण मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर, डीसी धारा श्रृंखला मोटर, तो क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर का ही काम है, ट्रैक्शन कार्य के लिए डीसी सीरीज मोटर को ही लगाया जाता है। जो आपने ट्रेन देखा होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसमें भी डीसी सीरीज मोटर ही लगी होती है ना। फिर एमीटर की सीमा को किसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है, अगर आपके पास यहाँ पर देखिए एम्पियर मीटर है ना, इसके रेंज को आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में, है ना, यहाँ पर समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये क्या है, एक शंट प्रतिरोध, इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो एम्पियर मीटर है ना, एम्पियर मीटर है, उसकी रेंज बढ़ जाती है, यानी कि एम्पियर मीटर के समांतर में, श्रृंखला में शंट नहीं, समांतर में शंट, क्या होगा, समांतर में शंट लगाने से इसके रेंज को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। फिर है कॉपर की परमाणु संख्या, तो देखिएगा जो आपकी ताम्र होती है इसकी परमाणु संख्या 29 और एल्यूमिनियम की 13 यानी कि 13, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो आप जरूर इस वैकेंसी को क्लियर कर लेंगे, है ना। जरूर आप इसमें सर्विस ले सकते हैं, और इसी के साथ में स्किल टेस्ट भी इस पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा कि कैसे कैसे इसमें स्किल टेस्ट प्रीवियस ईयर के आधार पर दूंगा, है ना, कि क्या क्या वहां पर पूछा गया था चीजें, वो देखिए। एकल प्रावस्था वाले यानी कि सिंगल फेज मोटर के लिए सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है किसके साथ में संयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपकी एक वाइंडिंग है जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पर एक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पर है आपके मोटर का रोटर, है ना, इसको इस प्रकार से हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से देंगे फेज, यहाँ से देंगे न्यूट्रल। तो ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये क्या है, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना, और ये है रनिंग वाइंडिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, मुख्य वाइंडिंग, जिसको हम मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ये है क्या है, कैपेसिटर है, ये है आपकी कैपेसिटर, और यह है CFS, है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में लगी हुई है, तो प्रारंभिक वाइंडिंग के श्रृंखला में, है ना, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा।
प्रारंभिक वाइंडिंग के श्रृंखला में, समांतर वाइंडिंग के श्रृंखला में नहीं, रनिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में नहीं, मेन वाइंडिंग के श्रृंखला में नहीं, है ना। बात वही है, चाहे आप रनिंग वाइंडिंग कहिए, चाहे आप मुख्य वाइंडिंग कहिए, है ना, चाहे कान को इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ तो आप कान ही रहे हैं, है ना। ये वाली बात हो गई। सामान्यतः भारत में किस प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा की जाती है अपने इंडिया के अंदर, है ना। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्रियां हैं, है ना। सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गई और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्रियां हैं? तो ये देखिए एक सेमी कंडक्टर है। क्या है? एक सेमी कंडक्टर, है ना। सेमी इंसुलेटर नहीं, सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी और बोरॉन भी। और ये एक शुद्ध अर्धचालक है। कैसे है? बिल्कुल प्योर, इसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिलाई गई है अभी। लेड एसिड बैटरी के सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज कितनी होगी? लगभग 1.5 वोल्ट। कितना? ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1.5 वोल्ट। और इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या भरी जाती है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 1.5 वोल्ट होता है। प्राइमरी सेल है और इसको रिचार्ज हम नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तीन प्रावस्था वाले देखिए यहां पर 3 फेज वाले ऑयल प्रशीतित शक्ति ट्रांसफॉर्मर, है ना, उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक जिसको ब्रीदर कहा जाता है, विस्फोटक निकास मार्ग और चुंबकीय रिले। ये सब किस प्रकार के उपकरण हैं? ये सभी के सभी दोस्तों ये सेफ्टी देते हैं। सभी के सभी क्या करते हैं और कैसे सेफ्टी देते हैं? देखिए, विस्फोट निकास मार्ग क्या काम करती है? अगर ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई ना, तो ट्रांसफार्मर फट ना जाए, इसके वजह से विस्फोटक निकास मार्ग रखी जाती है। आग जो है अगर लग भी गई अंदर, तो आसानी से इस मार्ग से आसानी से धुआं वगैरह जो भी है वाइंडिंग का, ऑयल का, वो निकल सके, है ना। आर्द्रता अवशोषक ब्रीदर क्या काम करती है? कि ब्रीदर देखिए नमी को ऐसा एयर अंदर ट्रांसफर करती है जिसमें अगर नमी उपस्थित है तो उस नमी को ये सोख देती है। चुंबकीय रिले, ये रिले भी क्या करती है? ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है ना। अगर किसी भी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट आया तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एक सेफ्टी दे रहे हैं, है ना। ट्रांसफार्मर को क्या कर रहे हैं? सेफ्टी। वहीं पर नेक्स्ट है कि दिष्ट धारा मोटर की दिशा परिवर्तित करना है, क्या करना पड़ेगा आपको? तो एक बात सुनिएगा, मोटर को आप क्या दे रहे हैं? सप्लाई, है ना। मोटर को आपने इनपुट सप्लाई दिया। ये देखिए ये सप्लाई कहां कहां जाती है ना। ये सप्लाई कहां कहां जाती है? ये सप्लाई जाएगी पहले आर्मेचर वाइंडिंग में। कहां पर? आर्मेचर वाइंडिंग में। और यही सप्लाई जाती है फील्ड वाइंडिंग में। कहां पर? फील्ड वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में दोनों जगह यही सप्लाई जाती है। अगर इन दोनों को एक साथ आपने इनका कनेक्शन चेंज कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज किया तो फर्क पड़ेगा। अगर आपने केवल आर्मेचर वाइंडिंग का चेंज किया तो भी फर्क पड़ेगा। तो आंसर क्या है? फील्ड या आर्मेचर, कोई भी का संयोजन विपरीत करें, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक के कनेक्शन को चेंज करें, है ना, तभी जाकर के मोटर के घूमने की दिशा जो है वो क्या हो सकती है? वो चेंज हो सकती है। बहुत सहूलियत से आंसर दीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत, मतलब कि आंसर गलत होते टाइम नहीं लगता। क्योंकि एग्जाम में देखिए टाइम का प्रेशर, है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं और जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना वही ज़्यादा माइंड में घूमते हैं, उसका प्रेशर अलग से है ना। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखना पड़ता है और टाइम भी बहुत मिनिमम मिलती है। देखिए इसमें टाइम कितना मिलेगा? टोटल 170 प्रश्न रहेंगे। कितने? 170 प्रश्न रहेंगे और आपको 120 मिनट का समय मिल रहा है। आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, है ना। हैंडल आप तभी कर पाएंगे जब आपकी तैयारी फास्ट रहेगी, है ना। तो सारा प्रेशर होता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर गलत होने में टाइम नहीं लगता है ना। आंसर क्या होगा? आपसे सिंक्रोनस गति पूछा जा रहा है ना, तुल्यकालिक स्पीड, तुल्यकालिक गति, है ना। ये होती है ns से तुल्यकालिक स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। ns बराबर 120 क्या है? ये 3 फेज, देखिए
ये 3 फेज सप्लाई का क्या है, एंगल है ना, 120 गुणे F/P। ये P क्या है, ये है दोस्तों पोल। किसके पोल, ये रोटर के नहीं, ये स्टेटर के पोल हैं। ये क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। यही सूत्र है, देखिए NS बराबर 120 F/P ऑप्शन नंबर सी में है, 120 F/P ऑप्शन नंबर सी में है। और सिंक्रोनस स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3000 RPM, है ना, होना चाहिए ना। कितना होता है, 3000 RPM होता है। और देखिए ये क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि द्विपथीय स्विचों का प्रयोग किसके लिए किया था, औद्योगिक तारों के लिए, सड़क के तारों के लिए, उच्च धारा तारों में, या सीढ़ियों के तारों में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेयर केस वायरिंग, इसमें की जाती है। तो यही है, देखिए बेसिकली स्टेयर केस वायरिंग। और स्टेयर केस वायरिंग में ये क्या है, ये है 2 वे स्विच। ये क्या है, टू वे स्विच। और 2 वे स्विच का ही हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टेयर केस वायरिंग करने में। यानी कि ये देखिए, ये आपका रूम नंबर फर्स्ट है ना, और ये है आपका रूम नंबर सेकेंड। अगर सेकेंड से फर्स्ट का लाइट जलाना चाहते हैं तो आप यहीं से जला सकते हैं, बंद भी करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका लाइट ऑन करना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसको कही जाती है जीने की वायरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, जीने की वायरिंग। आंसर क्या हो जाएगा, सीढ़ियों के तारों में, है ना। चलिए आज हम इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी देखिए आपके लिए बिल्कुल कंटेंट सब कुछ रेडी है, कंटेंट सब कुछ रेडी है। बस आपको देखिए क्या करना है, अब कल फिर से सुबह 9 बजे आना है। और देखिए 51 से 75 तक क्वेश्चन रेडी है ना। ये सारे क्वेश्चन रहे। अब इसमें भी देखिए ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन रहा, ये अल्टरनेटर का क्वेश्चन रहा, है ना, वाइंडिंग से क्वेश्चन रहा, स्टार्टर से क्वेश्चन रहा, यूनिवर्सल मोटर से क्वेश्चन रहा, 3 फेज मोटर से क्वेश्चन रहा, पावर फैक्टर सिंगल फेज का, पोल पिच यानी कि वाइंडिंग से, फ्यूज से, सेल से, एसी वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, ये सारे क्वेश्चन है ना। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कीजिएगा। और कल फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से कल फिर से सॉल्व करेंगे। ये रही कल के क्लास का थंबनेल। तो बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके जरूर कि ये क्लास कैसी लगी आपको, है ना। इसके पीछे का यार बहुत बड़ा स्ट्रगल है, कंटेंट बनाना पड़ता है ना, टाइपिंग करना पड़ता है खुद के ही हाथ से, सारी चीज़ें खुद से ही करना पड़ता है, तब जाके मैं आप सभी के सामने आता हूँ। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, बिल्कुल दिल से लाइक करना, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आराम से लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिएगा, है ना। और कल फिर से आइएगा, ठीक है। इस संघर्ष की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कल लौट कर फिर से आइएगा, हम तैयार खड़े हैं इस कलम के साथ, और कलम से करेंगे क्रांति। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।